हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है किसके ऊपर? अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स। अपथ्रस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी जो फ्लूइड ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, जो बॉडी उसके अंदर चाहे मर्ज्ड होती है, सबमर्ज्ड होती है या पार्शियली सबमर्ज्ड होती है। कहने का मतलब है या तो पूरी तरीके से डूबी हुई है या आधी डूबी हुई है और आधी तैर रही है। तो वो जो बॉडी होती है वो फ्लूइड यानी तरल पदार्थ से एक ऊपर की तरफ एक बल को महसूस करते हैं, यानी अपवर्ड थ्रस्ट महसूस करते हैं। उसके बाद अपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करी, डेंसिटी घनत्व की बात करी, रिलेटिव डेंसिटी की बात करी और फ्लोटेशन को लेकर भी बात करी। आज की क्लास में हम थोड़ा सा फ्लोटेशन प्रिंसिपल को आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, यानी क्या एप्लीकेशंस हैं जो हमारे फ्लोटेशन प्रिंसिपल पर काम करते हैं। यानी फ्लोटेशन प्रिंसिपल यानी तैरने के सिद्धांत से हम किन चीजों की सहायता लेकर किन चीजों पे यह अप्लाई करते हैं, इसको समझते हैं। तो अगर हम सबसे पहले चर्चा करें फ्लोटेशन ऑफ आयरन शिप, लोहे के जहाज का तैराव, तो देखो शिप तो दो तरीके से होती है, एक लकड़ी की भी होती है, आयरन की भी होती है। अब मैंने आपको याद हो तो शुरुआत में क्लास जब हमने ये चैप्टर शुरू करा था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है, वहीं उस जैसी लाखों कील से बना हुआ एक पानी का जहाज पानी में तैरता है। ऐसा क्यों हो रहा है और उसके पीछे का कारण क्या है वो अब आप समझ गए होंगे। डेंसिटी होता है उसके ऊपर, जो फैक्टर्स फ्लोटेशन पे काम करते, जो कारक फ्लोटेशन के लिए मददगार होते हैं, उन सब के पीछे उसका रीजन होता है। अब इसी तरीके से हमें एक एक चीजों को जो है समझते हुए चलना है और पता करना है कि उनके पीछे का क्या रीजन क्या है। Ship is hollow and empty space contains air which makes the average density of space ship less than that of water। यानी जो पानी का जहाज होता है वह अंदर से खोखला होता है, यानी खाली होता है। ठीक है, पानी का जहाज अंदर से खाली होता है और उसके अंदर क्या होता है? पानी के जहाज के अंदर हवा भरी होती है और जो उसकी एवरेज डेंसिटी है, जो औसतन घनत्व है, उसको पानी के तुलना में कम बना देता है। पूरा जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि पानी से जिसका घनत्व कम होगा वह तैर जाएगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वह डूब जाएगा। तो आपने देखा होगा पानी के अंदर कोई एयर बबल बनता है, वह ऊपर सतह पे ऊपर आके फूट जाता है। क्यों? नीचे जो है उसका डेंसिटी कम है, पानी का डेंसिटी ज्यादा है, तो इसीलिए वह ऊपर की तरफ उठता है। Therefore, even with a small part of it submerged in water, the weight of the water displaced becomes equal to the weight of the ship and the ship floats। तो इसीलिए इसके एक छोटे हिस्से को पानी में डूबने के साथ ही बाहर निकले हुए पानी के वजन जहाज के कुल वजन के बराबर हो जाता है और जहाज तैरने लगता है। तो इसी सिद्धांत की मदद से जो जहाज है वह तैरने लगता है। Each ship has a white line painted on its side known as the प्लिमसॉल लाइन। तो हर एक शिप के पास साथ अगर आप देखना, जहाज की फोटो देखना, एक सफेद रेखा खींची जाती है। प्रत्येक जहाज की ओर एक सफेद रेखा खींची जो है गई होती है, जिसे प्लिमसोल रेखा कहा जाता है। अब ये प्लिमसोल रेखा क्या दर्शाएगी? दिस लाइन इंडिकेट्स द सेफ लिमिट ऑफ लोडिंग शिप। तो वो बताएगी कि शिप को लोड करने की कौन सी सेफ लिमिट है। अगर वहां तक आप लोड करोगे तो शिप तैरता रहेगा, उससे ज्यादा लोड कर दोगे तो शिप डूब जाएगा। तो यह रेखा जहाज को लोड करने की सुरक्षित सीमा दर्शाती है। A ship is not allowed to be further loaded when its plimsoll line starts touching the water level। एक जहाज को आगे लोड करने की अनुमति नहीं होती है जब उसकी प्लिमसॉल रेखा पानी के स्तर को छूने लगती है। It is also dangerous for a ship to be too lightly loaded। तो एक जहाज के लिए बहुत हल्के तरीके से लोड करना भी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, अगर तेज हवाएं चलेंगी, अगर शिप हल्का है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बदल जाएगा। Then its center of gravity will be higher and it may be blown over on its side by strong winds। तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण है केंद्र ऊंचा होगा और यह मजबूत हवाओं द्वारा अपने पानी की ओर उड़ा दिया जा सकता है। Why ship is not loaded with cargo? The bottom of the ship is filled with the sand or stone with blast। तो लेकिन जब क्या होता है, जब कोई खाली शिप होता है ना, जब वो खाली शिप जो होता है
जब शिप जहाज में माल नहीं होता है यानी कार्गो नहीं होता है, तो जो खाली जहाज होता है उसको ब्लास्ट यानी छोटे छोटे पत्थरों से, रेत से भर दिया जाता है, ताकि जब वह चले तो स्ट्रॉन्ग विंड्स के चक्कर में वह इधर ना उधर गिरे, ठीक है, ताकि वो बैलेंस अपने आप को रख पाए। So that its gravity is lowered and the meta center lies above the center of gravity. तो ताकि इसका गुरुत्व केंद्र नीचे हो और मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र के ऊपर हो। तो अगर मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र के ऊपर होगा तो ये क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है कंडीशन होगी। दिस मेक्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द शिप स्टेबल। तो ये जहाज को संतुलन स्थिर बनाती है। अब बात करते हैं फ्लोटेशन ऑफ मैन। एक व्यक्ति किस तरीके से फ्लोट करता है, ठीक है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ अ बॉडी विद एम्प्टी लंग्स इज 1.07 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो खाली फेफड़ों के साथ शरीर का औसतन घनत्व होता है 1.07 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। वाइल विद द लंग्स फिल्ड विद एयर, अगर लंग्स को अगर आप हवा भर लेंगे, एयर हो जाएगा, तो उसका जो है ग्रेविटी कितना हो जाएगा, उसका औसतन कितना हो जाएगा 1.00 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यानी अ गुड स्विमर कैन लाई इन वाटर लाइक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। तो अच्छा तैरक होता है वो पानी में जैसे कि तैरती हुई वस्तु की तरह अपने आप को रख सकता है। With his lungs filled with air and nose and mouth just above the water surface, तो अब क्या करेगा, वह अपने हवा से भरे हुए फेफड़ों के साथ लेट सकता है और उसकी नाक और मुंह को पानी की सतह के ऊपर ठीक होता है। तो यानी जब आप पानी में तैर रहे हो तो अपने आप को जितना भी हो सके एयर से भर लीजिए, जिससे आपकी जो डेंसिटी होती है, एवरेज डेंसिटी कम हो जाएगी, पानी से घनत्व कम हो जाएगा और आप तैर सकते हैं। The weight of water displaced by him is nearly 2 equals to his own weight. तो उसके द्वारा हटाया गया पानी का वजन लगभग उसके वजन के बराबर होता है। This is why he can swim with very little effort. तो यही कारण होता है वह बहुत कम प्रयासों के साथ तैर सकता है। तो आपको पता है ह्यूमन कैन स्विम, ह्यूमन आराम से तैर सकता है। It is easier for a man to swim in sea water than in a fresh water. तो ये बिल्कुल सही बात है। सी वाटर के अंदर डेंसिटी क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। तो समुद्र तल में तैरना ताजगी पानी की तुलना में एक व्यक्ति के लिए आसान होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर इम्प्योरिटी हो जाते हैं, उनके अंदर सॉल्ट आ जाता है, जिससे जो डेंसिटी होती है वो फ्रेश वाटर की तुलना में बढ़ जाती है। द रीजन इज दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स लाइक सॉल्ट, जैसे कि उसके अंदर खनिज होते हैं जैसे नमक आदि उपस्थिति के कारण जो पानी समुद्री पानी का घनत्व है वह ताजे पानी या नदी के पानी के घनत्व से बढ़ जाता है। नदी का पानी का घनत्व क्या है, 1.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के आसपास, वहीं समुद्र के पानी का घनत्व है 1.026 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये घनत्व क्या है, बढ़ गया। अब घनत्व बढ़ गया तो इसलिए इंसान को और ज्यादा जो है आसानी से तैरने में मदद मिलती है समुद्री पानी में। तो आपने देखा होगा रेड सी, जिसे हम एक होता है डेड सी, अगर आपने सुना हो डेड सी, तो डेड सी के अंदर क्या होता है कि जो पानी का घनत्व है वो ज्यादा होता है, इसलिए उसमें कोई डूबता नहीं है। Therefore, with a smaller portion submerged in sea water, the weight of sea water displaced equal to the weight of body. While to displace the same weight of fresh water, a large portion of the body will have to be submerged in water. तो क्या है इसका मतलब, इसीलिए समुद्र पानी में एक छोटे हिस्से को डुबाने के साथ समुद्री पानी का वजन जो बाहर किया गया है वह शरीर के कुल वजन के बराबर होता है, जबकि ताजा पानी के बराबर वजन को बाहर करने के लिए शरीर का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबना होगा। तो ताकि एक बड़ा हिस्सा डूबेगा तब वह होगा, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा हिस्सा भी डूबता है तो उससे जो पानी निकलता है तो उसका कुल वजन जो है शरीर के वजन के बराबर होता है, इसलिए वह जो है तैर जाता है। इन डेड सी, तो अभी हमने बात करी डेड सी की। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1.16 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो जो मृत सागर है उसमें जल का घनत्व कितना है, 1.16 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो वहां पर जो मैन है वो आसानी से तैर लेते हैं। देयरफॉर अ मैन कैन इजीली स्विम विद हिज शोल्डर्स ऑल द टाइम अबव द वाटर। तो इसीलिए आदमी आसानी से तैर सकता है, उसके कंधे सभी समय पानी के ऊपर रहते हैं। तो यानी ये इतना जो है हमेशा ऊपर रहेगा, वो डूबेगा। A submarine is a fish-shaped water-tight boat with which travel underwater. अब दूसरा आ जाता है आपका फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन्स। ये सब क्या है, ये एप्लीकेशंस है किसके, फ्लोटेशन पे। अब जो सबमरीन होती है, पनडुब्बी जिसे बोलते हैं, वो किस तरीके से कार्य करती है इसको भी हम समझते हैं।
A submarine is a fish-shaped water-tight boat which can travel underwater. तो एक पनडुब्बी एक मछली के आकार की जल संरक्षित नाव होती है जो पानी के नीचे यात्रा कर सकती है। its engine works on electric batteries और न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये जो होता है इसका इलेक्ट्रिक जो इंजन होता है वो इलेक्ट्रिक बैटरी पर या फिर परमाणु ऊर्जा पर काम करता है। तो डीजल इंजन सबमरीन होती है और दूसरा आप कह सकते हो परमाणु ऊर्जा पर जो चलने वाली सबमरीन होती है। इट कैन बी मेड टू मेन इनटू वाटर और राइज अप टू द सरफेस ऑफ वाटर एज दे मैन डिजायर। तो जब चाहे ये पानी के मुख्य में बनाया जा सकता है या पानी की सतह तक उठाया जा सकता है, यानी ये ऊपर नीचे दोनों जगह जा सकती है जब ये चाहे, राइट। आगे, दिस रीजन इज दैट द सबमरीन्स प्रोवाइडेड विथ फ्लोटेशन और ब्लास्ट टैंक्स। कारण यह है कि पनडुब्बियों को तैराव या टैंक्स प्रदान किए जाते हैं। इफ सबमरीन इज टू मेन, द ब्लास्ट टैंक्स आर फिल्ड विद वाटर एंड so that the average density of submarine becomes greater than the density of sea water and submarine into the water। तो क्या होता है कि यदि पानी पनडुब्बी में समुद्र में जाना हो तो ब्लास्ट टैंकों में पानी भर दिया जाता है ताकि पनडुब्बी की औसत घनत्व समुद्र के जल के घनत्व को अधिक हो जाए और पनडुब्बी पानी में चली जाए। If the submarine is to rise, the water from the blast tanks is forced out into the sea, allowing the compressed air to the tank। तो इसका कहने का मतलब है कि जब समुद्री जो सबमरीन है उसको अगर ऊपर आना होता है तो जो ब्लास्ट टैंक्स में पंप्स के द्वारा पानी को बाहर निकाल दिया जाता है और उसमें एयर भर दी जाती है। अब एयर क्या है, एयर की जो डेंसिटी है वो कम है, लाइट है, तो वो सबमरीन को ऊपर उठाने का कार्य करती है। ठीक है, this makes the average density of submarine less than that of sea water, so that the weight of water displaced by it becomes greater than the weight of submarine and hence submarines rise up to the surface of water। यह समुद्री पानी की तुलना में पनडुब्बी की औसत घनत्व को कम कर देता है ताकि इसे बाहर निकालने वाले पानी की वजन पनडुब्बी के वजन से अधिक हो जाता है और इसलिए पनडुब्बी पानी की सतह पर उठ जाती है। ठीक है, अब इसको समझो कैसे ये काम करती है। जैसे एक सबमरीन की शेप लगभग इस तरीके से होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये एंटरिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या होता है, ब्लेड होता है, ये सबमरीन होता है। तो ये जो ब्लास्ट टैंक्स होते हैं ना, ये कुछ इस तरीके से लगा होते हैं ब्लास्ट टैंक्स। ठीक है, तो ये ब्लास्ट टैंक्स जो है सबमरीन के अंदर लगाए जाते हैं। जब सबमरीन को डूबना होता है तो इसके अंदर क्या भर देते हैं, पानी। कितना डूबना है उस हिसाब से इसमें पानी भर देंगे तो सबमरीन पानी के नीचे आ गई। अब ये पीछे से जो रोटर है ये इसको आगे और इसकी जो टेल होती है वो इसको दाएं बाएं घूमने में मदद करता है। लेकिन अगर सबमरीन को ऊपर आना है तो यह पानी को जो है खाली करना शुरू करेंगे ब्लास्ट टैंक्स में से और इसमें क्या हो जाएगी, एयर। तो जिसकी वजह से इसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम हो जाएगा और यह ऊपर उठने लगेगा। यानी जो पानी भरने से W1 ज्यादा हो गया W2 से तो यह डूब गया, पानी निकालने से तो W1 की संख्या कम हो गई W2 से तो यह ऊपर तैर जाएगा। ठीक, कितना डुबाना है कितना तैरना है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सबमरीन को कहाँ कितनी गहराई में पानी के रखना है। ठीक, चलिए, तो सबमरीन एक बहुत महत्वपूर्ण कहें हमारी सुरक्षा में, यानी समुद्र जैसे हमारा आपको पता है इंडिया आधा इंडिया का जो बॉर्डर है वो नेवल है, यानी समुद्र से टच होता है। तो निगरानी करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए डिफेंस के तौर पर सबमरीन का जो काम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहां पर। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, कितना सबमरीन कितने गहरे पानी में कितना चल रहा है, क्या है, इन सब बातों को ये बाहर नहीं आने देता। राइट, अब बात करते हैं फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग, यानी आइसबर्ग, यानी आपने देखा होगा अगर आपको पता होगा टाइटैनिक की घटना। तो टाइटैनिक कैसे डूबा था, तो टाइटैनिक के जो पायलट, यानी आप बात करें शिप कैप्टन था, उसे पता नहीं था कि नीचे बहुत बड़ा आइसबर्ग है, तो वह उससे टकरा के उसका जो तल होता है वह फट गया और उसमें पानी भर गया। अब अभी हमने देखा था जहाज खाली होता है जिससे वो फ्लोट कर पाए, तो अब इसमें पानी भरने की वजह से
यह क्या करा, यह डूबने लगा। तो एक तरफ ज्यादा पानी भर गया, एक तरफ कम पानी था, तो ये बीच में से टूट गया और फिर ये पूरी तरीके से समुद्र में समा गया। अब ये घटना हुई आइसबर्ग्स की वजह से। आइसबर्ग्स क्या होते हैं? ये बहुत बड़े जो होते हैं पानी या बर्फ होती है, जो आपने देखा होगा जहाँ पर अटलांटिक ओशियन में या फिर पैसिफिक ओशियन जो अंटार्कटिका के पास है या जो पोलर रीजन के पास है, जहाँ पर तापमान बहुत ठंडा होता है, वहां पर ये जो है प्रॉब्लम, वहां पर ये आइसबर्ग्स बनते हैं। अब क्या होता है कि जो डेंसिटी है आइसबर्ग की, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपने देखा होगा, अब जब पानी को ठंडा करने के लिए बर्फ भी डालते हैं तो बर्फ की जो क्यूब्स है, बर्फ है, वो ऊपर तैरती रहती है। इसके पीछे का रीजन है कि जो डेंसिटी होती है पानी की, वह बर्फ की वह कम होती है पानी की तुलना में। The density of ice is 0.917 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब and that of water is 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वहीं पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो पानी की डेंसिटी से कम होने के कारण ये तैरते हैं। Therefore, huge masses of ice known as icebergs and also able to float in water। तो इसीलिए बर्फ के विशाल ढेरे जिन्हें आइसबर्ग कहा जाता है, इसलिए आमतौर पर वो पानी में तैरते हैं और ये जहाजों के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई जो है मुसीबत खड़ी करते हैं। इसीलिए जहाज जो है एक दूसरे से जानकारी साझा करते हैं कि आइसबर्ग कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं, जिससे उनको चलने में सुरक्षित मार्ग प्रदान या सुरक्षित मार्ग मिल सके। If the total volume of iceberg is V and the volume of the part floating of the surface water is V, यानी मान लीजिए कोई हिमशैल का कुल आयतन V है और पानी के सतह ऊपरी तैरते हुए भाग का आयतन स्मॉल v है, अर्थात V माइनस वी इज आइसबर्ग सबमर्ज्ड। तो जो हिमसन आयतन है V माइनस वी डूबा हुआ है। देन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तैराव के सिद्धांत के अनुसार हिमशैलन डूबे हुए भाग को बाहर की गई पानी के बाहर के बराबर हो जाएगा और जिससे ये जो है तैरने लगेगा। ठीक है, तो इंटू बी इंटू वन, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो इसका 1/12 इसका अप्रॉक्स हो जाएगा। Thus the iceberg floats in water 1/12 part of its total volume above the surface of the water, 11 by total part of the water surface। तो इस प्रकार आइसबर्ग का पानी में तैरते हैं, तो जिसमें से उसका कुल आयतन का 1.12 भाग पानी की सतह के ऊपर। अब देखो मात्र इतना दिखता है ये पानी की सतह के ऊपर, लेकिन 11% जो है 11/12, 11/12 भाग पानी की सतह के नीचे होता है। तो सबसे मेन रीजन टाइटैनिक के डूबने का यही था कि कैप्टन को लगा छोटा आइसबर्ग है, लेकिन उसके नीचे बहुत बड़ा आइसबर्ग था, जिसने, क्योंकि देखिए ऊपर आपको थोड़ा दिख रहा है, नीचे बहुत बड़ा हो सकता है, वहीं शिप भी नीचे तक डूबा रहता है। इसी वजह से वो उसकी जो तलहटी है, जो हम बात करते हैं उसका जो बॉटम है, वह वहां पर टूट गया, जिसकी वजह से वहां पर पानी भर के वह डूब गया। सिमिलरली इन सी वाटर द डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.026 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो सी वाटर में डेंसिटी इतना होता है। द आइसबर्ग फ्लोट विद 3/28 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सी एंड वाटर 2/25 पार्ट सबमर्ज्ड इन द सी वाटर। तो समुद्री अगर हम बात करें समुद्री पानी में, तो समुद्री पानी में जो हिमशिला है वो समुद्री पानी के 3/28 भाग का जो है साथ ऊपर तैरेगा और नीचे 25.28 भाग डूबेगा। अगर टोटल 28 है तो उसका 3 भाग है वो ऊपर रहेगा और 25 भाग नीचे रहेगा, समझ लीजिए। तो ऊपर से दिखने वाला आइसबर्ग नीचे से कितना विशालकाय हो सकता है। When ice melts into water, it contracts by the volume equal to the volume of ice piece and above the water surface while floating on it। तो जब बर्फ पानी में पिघलती है तो यह उस बर्फ के टुकड़ों के आयतन के बराबर संकुचित होती है जो पानी की सतह पर तैरते समय उसके ऊपर होते हैं। Hence the level of water does not change। तो इसीलिए पानी जो है बदलता नहीं है, इसीलिए लेवल ऑफ वाटर नहीं चेंज होगा। आप देख लीजिए, आपने एक गिलास में पानी ले लीजिए, उसको यहाँ तक फिल, बाकी उसमें आइस डाल के उसको यहाँ तक कर दीजिए, तो आइस पिघलेगी तब भी वो नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि उतना लेवल राइज कर दिया है जितना आपने, अगर कौवे, एक प्यासी कौवे वाली कहानी सुनी होगी तो वो घड़े के अंदर कंकड़ियां डालता था, पानी ऊपर रखता गया, यानी जितना आपने उसमें वॉल्यूम दिया उतना वॉल्यूम वाटर का राइज हो गया। तो इसीलिए वह पानी जो है मात्रा जो है पानी चेंज नहीं करता। Normally, ice floats in water is 10/10 part of its total volume above the surface is 9/12 part below the surface। तो 1 by part जो है 1/10 ऊपर रहेगा
9/10 जो है नीचे रहेगा, ये इसमें बात करें। नेक्स्ट आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है? A hydrometer is an instrument which is used to measuring a relative density of a liquid, heavier or lighter than water, relate directly and hence test the purity of the liquid. तो हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जो उपयोग किया जाता है एक द्रव के सापेक्ष घनत्व को, यानी उसकी रिलेटिव डेंसिटी को पानी से भारी या हल्का बताने के लिए, तो सीधे मापने। इस प्रकार द्रव की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोमीटर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये तैरने के सिद्धांत पर काम करता है। द लेंथ ऑफ हाइड्रोमीटर इमर्ज्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच इट इज प्लेस्ड। तो हाइड्रोमीटर की डुबकी हुई लंबाई उस तरल पदार्थ के घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है जिसमें वह रखा जाता है या रखा गया है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हम रिलेटिव डेंसिटी में पढ़ चुके हैं। Thus, by finding the length L1, the different liquids of known relative density, the tube can be graduated to read directly to the relative density of a liquid. तो इस प्रकार विभिन्न तरल पदार्थों की लंबाई L1 को पता लगाने से ट्यूब के सीधे तरल पदार्थ की सापेक्ष घनत्व को पढ़ने के लिए स्नातक किया जा सकता है। तो यानी उससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या है। अब आता है लैक्टोमीटर। तो जहां पर लैक्टो आ जाता है ना, लैक्टो, तो लैक्टो से आप समझ जाइए ये कहीं ना कहीं मिल्क से रिलेटेड है। लैक्टोबैलिशियम जो है दही जमाने के बैक्टीरिया को बोला जाता है, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो जिनको दूध नहीं जो है पचा पाते या उनको डाइजेशन नहीं हो पाता, तो उसको उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो लैक्टो का मतलब कहीं ना कहीं मिल्क से रिलेटेड होगा, ये आप याद रखना। It is a specially designed hydrometer which is used for measuring the relative density of milk and hence for testing the purity of milk. तो यह एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया हाइड्रोमीटर है जिसका उपयोग दूध की सापेक्ष घनत्व के मापने और इस प्रकार दूध की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्योर मिल्क इज 1.03। तो रिलेटिव शुद्ध दूध का घनत्व कितना होता है? 1.03 होती है। द एडिशन ऑफ वाटर इन प्योर मिल्क डिक्रीज इट डेंसिटी। तो शुद्ध अगर जो दूध है उसमें पानी को जोड़ने से इसकी घनत्व कम हो जाती है, which may goes up to 1.015 depending upon the portion of water added। तो जो पानी में जोड़ी गई मात्रा पर निर्भर करते हुए 1.015 तक जा सकती है। तो किस पर डिपेंड करेगा? ये पानी पे डिपेंड करेगा। The commercially available lactometer has markings W1, 2, 3 and M is on। तो इस पे जो वाणिज्यिक के रूप से उपलब्ध लैक्टोमीटर होते हैं उन पे मार्किंग दी गई जाती है। W1, 2, 3 M के चिन्ह होते हैं, राइट। जिस तरीके से W1, 2, 3 और M का जो है इस पे चिन्ह होता है। The uppermost mark W correspond to the density of pure water and the lowest mark correspond density of pure milk। तो सबसे ऊपरी चिन्ह शुद्ध जल के घनत्व के लिए होता है और सबसे निचला चिन्ह जो होता है M शुद्ध के घनत्व के लिए होता है, यानी दूध के घनत्व के लिए होता है। मार्किंग्स 1, 2, 3 कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन मिल्क बाय 75%। तो जो मार्किंग होती है वो 1, 2, 3 बताएंगी कि दूध में पानी की सापेक्ष चयनित के लिए 75% या कितना इसके अनुरूप है, ठीक है। ये हो गया आपका लैक्टोमीटर। As the concentration of water in the milk increases, the density of milk decreases। तो जो है अब ये तो आपको सभी को पता होगा, दूध में अगर आप पानी मिलाओगे तो दूध का घनत्व कम होता रहेगा। तो लैक्टोमीटर sinks deeper to the displaced liquid milk of water weight equal to the weight of the lactometer। तो लैक्टोमीटर के अधिक गहराई में डूबता है ताकि वह तरल पदार्थ के दूध यानी स्थानांतरित कर सके जिसका वजन लैक्टोमीटर के वजन के बराबर होता है। However, if the milk is skimmed, its density is higher। यदि दूध को मलाई से मुक्त किया जाए, अगर उसमें से मलाई निकाल दी जाए तो इसकी घनत्व अधिक होगी। लैक्टोमीटर कैन नॉट डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क इफ द मिल्क इज स्किम्ड। तो इसीलिए लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का पता नहीं लगा सकता यदि दूध को मलाई से मुक्त किया गया हो। अब आता है एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर क्या होता है? A hydrometer used to check the concentration or the density of sulfuric acid in the acid battery is called acid battery hydrometer। तो आपने देखा होगा कि जो एसिड बैटरीज होती हैं आपके घर पे, जो इन्वर्टर्स होते हैं
उन पे 2 इस तरीके से टर्मिनल्स लगे रहेंगे, फिर उसमें पाइप्स लगी रहेंगी जहाँ से आप पानी डालते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रहता है और आप उसमें पानी डाल के उसमें नंबर ऑफ आयंस उसके बढ़ा देते हैं। ठीक है? तो जो हाइड्रोमीटर होता है जिसका उपयोग एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल के संघनन की जांच के लिए किया जाता है, वो एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर कहा जाता है। द डेंसिटी ऑफ एसिड इन फुली चार्ज बैटरी वेरीज। अब डेंसिटी कितना होगा, पूरी तरह चार्ज की गई बैटरी में अम्ल का घनत्व कितना होगा, 1250 यानी 1250 किलोग्राम मीटर क्यूब से 1300 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो ये जो डेंसिटी है ये किसकी होगी, फुली चार्ज बैटरीज की। ठीक है, ये डेंसिटी होगी फुली चार्ज बैटरीज की। ठीक, इफ द डेंसिटी ऑफ एसिड बिकम्स लेस देन 1120 किलोग्राम मीटर क्यूब, द बैटरी नीड्स टू बी रिचार्ज। अगर जो एसिड का घनत्व 1120 ग्राम मीटर क्यूब से कम होता है तो बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता होती है, तो बैटरी को चार्ज किया जाता है। ऑन चार्जिंग द बैटरी द डेंसिटी ऑफ एसिड इंक्रीज एंड इट बिकम्स रेडी फॉर यूज। अब देखो क्या होता है कि उसका नंबर ऑफ चार्ज बढ़ जाता है, तो बैटरी को चार्ज करने पर एसिड का घनत्व बढ़ जाता है और यह पुनः उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी जब लाइट चली जाती है तो बैटरी के जो करंट है उसको आपको घर पे सप्लाई करता है, फिर धीरे 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 उसका घनत्व कम होने से इन्वर्टर की जो बैटरी है वो कम हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, बीत जाती है। फिर क्या होगा उसमें, उसमें आप क्या करोगे, लाइट आएगी, फिर इन्वर्टर उस बैटरी को चार्ज करेगा और उसके घनत्व को उतना कर देगा जितना उसे चाहिए एक चार्ज बैटरी से। फिर उसका आप उपयोग दोबारा करेंगे जब लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी। The density of acid should not fall below 1000 यानी 1100 किलोग्राम मीटर क्यूब, otherwise बैटरी cannot be recharged। एसिड का जो घनत्व है वह 1100 यानी 1100 किलोग्राम मीटर क्यूब से कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा बैटरी को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। तब या फिर बैटरी का एसिड रिप्लेस होगा या बैटरी को ठीक कराया जाएगा। अगर यहाँ से ये संख्या गिर गई तो इसका मतलब है कि बैटरी को आप पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी बैटरी को आप पुनः इस्तेमाल में नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है समाप्त होता है और इस चैप्टर में हमने काफी जो बातें हैं उनको सीखा। जैसे कि हमने सबसे पहले जो बात करी वो अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स को लेकर बात करी, फिर हमने इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट को देखा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जो है पता करा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे काम करता है, डेंसिटी को लेकर हमने पढ़ा, फिर रिलेटिव डेंसिटी को लेकर पढ़ा, फिर फ्लोटेशन हो गया, फिर मेटा सेंटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया फ्लोटेशंस का, ठीक, और उसके साथ सबमरीन्स हो गया, और उसके बाद हमने लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और उसके साथ साथ आइसबर्ग हो गया, इन सबको लेकर बात की। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो चैप्टर में आपको जो भी चीजें बताई गई वो सारी समझ में आई होंगी, और इन सबको याद रखिएगा। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है समाप्त होता है, और इसमें जो भी बातें आपको बताई गई उनको अच्छे से डिटेल में आप उनको समझते हुए चलिए। जो भी चीजें उनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो परीक्षा में आप ज्यादा उनको अच्छे से कर पाएंगे। बाकी की जो बातें होंगी वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें दिए गई बातों को समझेंगे। ठीक, तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए, हमसे बने रहने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अब अगली क्लास में। तब तक के लिए जो चीजें आपको बताई गई उनको अच्छे से पढ़ते रहिए, उनका अध्ययन करते रहिए, लगातार रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।